नमस्कार, मैं प्रतिमा पांडे। इस वक्त आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना से जंग पर क्लाउन टाइम्स की विशेष कवरेज। इस वक्त हमारे साथ है पॉपुलर हॉस्पिटल के निदेशक डॉक्टर ए.के. कौशिक। आइए इनसे जानते हैं कोरोना से सीधी जंग पर इनके हॉस्पिटल में किस तरह की तैयारियां हैं। मैं डॉक्टर अवधेश कुमार कौशिक, चेयरमैन पॉपुलर ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। इस महामारी के समय में जो कि पूरे विश्व से लेकर के अपने देश में फैला हुआ है, पूरा जनमानस प्रभावित हो गया है, जनता का स्वास्थ्य प्रभावित हो गया है। पॉपुलर हॉस्पिटल अभी अपने 4 उपक्रम चला रहा है। एक पॉपुलर हॉस्पिटल मेन है ककरमत्ता में, दूसरा है हमारा कोविड हॉस्पिटल बछाव में, और तीसरा हॉस्पिटल हमारा मिर्जापुर में है, और चौथा हॉस्पिटल हमारा सिटी हॉस्पिटल है जो सिगरा पे अवस्थित है। लगभग सारे हॉस्पिटल्स में हमने इस महामारी को अच्छे तरह से टैकल करने के लिए पूरी तरह से मैन पावर, डॉक्टर्स की टीम, नर्सिंग की टीम, पैरामेडिकल की टीम हमने रख रखी है, और तीनों सभी जगह पर ऑक्सीजन प्लांट रखे हैं, क्योंकि आज जो भी मरीज आ रहे हैं वो बहुत क्रिटिकल स्थिति में आ रहे हैं, और इस इन्फेक्शन की वजह से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित हो रहा है वो है लंग प्रभावित होने से उनको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, और यही मौत का कारण बन रहा है। ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन का बिना बाधा के उपलब्ध कराना सबसे बड़ी चुनौती है। प्रशासन की तरफ से भी बहुत मदद नहीं दी जा रही है, तो हम लोग अपने लेवल से ही सारा चीज़ करना पड़ रहा है। अच्छी बात ये हुई है कि हमने सब जगह प्लांट लगा रखे हैं, और मरीजों की जो ऑक्सीजन की ज़रूरत है वो पूरी कर रहे हैं। प्रतिदिन जितने भी क्रिटिकल पेशेंट आ रहे हैं और हमारे पास जितना बेड स्ट्रेंथ है, सबको हम अच्छी तरह से इलाज कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, अगर हम बात करें दवाओं की, तो कोरोना मरीजों को किस तरीके की दवाएं दी जाती हैं, और जो एक रेमडेसिविर इंजेक्शन आता है उसकी किल्लत को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, जब भी इस तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है तो उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं। एक तो इन्फेक्शन का कंपोनेंट होता है, दूसरा वायरल इन्फेक्शन का। वायरल इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए एंटीवायरल एजेंट जो रेमडेसिविर के नाम से आ रहा है वो उपलब्ध कराया जा रहा है। लंग्स में 2 तरह के इन्फेक्शन हो रहे हैं। एक तो सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है, जो इसलिए हो रहा है कि कोमॉर्बिड कंडीशंस हो रही हैं मरीज के साथ, उसमें उसकी वजह से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो रहा है। प्राइमरी में वायरल इन्फेक्शन है, दोनों का हमें कंट्रोल करना है। वायरल इन्फेक्शन कंट्रोल करने के लिए रेमडेसिविर इंजेक्शन हम लोग अवेलेबल करा रहे हैं। हालांकि नहीं है इसकी उपलब्धि अच्छी तरह से, फिर भी जो हमारे यंग पेशेंट हैं जो अच्छी तरह रिकवर कर सकते हैं, बहुत इन्फेक्शन लोड है, वहाँ पर हम लोग किसी तरह उसकी उपलब्धि सुनिश्चित कर रहे हैं। और जो सेकेंडरी इन्फेक्शन, उसके लिए अच्छे एंटीबायोटिक्स से कवर करा के जल्दी से 2 या 3 दिन में हम लोग प्रतिमा जी मरीजों को ठीक करके घर भेज रहे हैं, मैक्सिमम लोगों को। और जहाँ भी 90% से ऊपर सैचुरेशन जा रहा है, हम लोग दवाइयों को ओरल में कन्वर्ट कर दे रहे हैं और फिर घर भेज रहे हैं। तो अगर हम बात करें सरकार के द्वारा निर्धारित शुल्क की, इस हॉस्पिटल में बड़ा शुल्क है, और सबसे महंगा इंजेक्शन कौन सा? क्योंकि सुनने में आया है कि एक इंजेक्शन है जो कि 31,000 रुपए तक का है, तो वो किस उपयोग में आता है? जो महंगा इंजेक्शन की बात कर रही हैं, ये बेसिकली इम्यूनोमॉड्यूलेटर है। हम लोगों ने बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया है, बहुत ज़्यादा इसका रोल नहीं देख रहे हैं। जो पेशेंट हमारे यहाँ नॉर्मली आ रहे हैं, हम लोग जो रूटीन ट्रीटमेंट है, जो कहीं बहुत रेमडेसिविर का भी बहुत ज़्यादा हर मरीज में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। जहाँ हमको लग रहा है कि बहुत क्रिटिकल है और इसके देने से रिकवरी फास्टर होगी, वहाँ हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसको। अदरवाइज बाकी मरीज ऐसे ही हम लोग बेसिक ट्रीटमेंट से सही कर रहे हैं। देखिए, इलाज सबसे बड़ा क्या है कि आदमी का इसमें डिप्रेशन हो जा रहा है। डिप्रेशन, उसको ये लग रहा है मेरी जान चली जाएगी, ऑक्सीजन बहुत चाहिए हमें। उस भय को दूर करना है, साथ में उसका न्यूट्रिशन अच्छा करना है, उसकी लाइफस्टाइल ठीक करनी है, उसको उसके परिवार वालों को एजुकेट करना है, उसको एजुकेट करना है। ये मेनस्टे है ट्रीटमेंट का, है ना। इस पार्ट को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ये अगर हम ठीक ढंग से कवर करते हैं तो मरीज हमारा जल्दी रिकवर करता है। आप सोचिए, पहले इस तरह की बीमारियां नहीं थी, मरीज हमेशा व्यक्ति स्वस्थ रहता था। कितने इन्फेक्शन थे लेकिन किसी को पता नहीं रहता, क्योंकि उस समय लोग मेंटली एकदम साउंड होते थे। उनका मानसिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, 4 तरह के स्वास्थ्य माने गए हैं। चारों स्वास्थ्य उनका ठीक होता था, पड़ोसियों से अच्छा संबंध था, घर में अच्छा संबंध था, कुछ पढ़ाई लिखाई बराबर किया करते थे जो उनको इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता था, खान पान अच्छा था, नेचुरल चीज़ें मिलती थी, किसी तरह के केमिकल फर्टिलाइज़र का मिश्रण नहीं होता था। उसके बाद लोग भगवान मंदिरों में जाते थे, भगवान को याद करते थे, योगा करते थे। अब धीरे धीरे जब इन चीज़ों की कमी हुई तो आदमी का स्वास्थ्य खराब होना चालू हुआ, इन्फेक्शन का कंट्रोल कम हुआ।
लेकिन पुनः जब इस महामारी का समय आया तो हम लोग पुनः अपने पुराने ज़माने में जा रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को बेटर करने के लिए तरह तरह के तरकीब अपना रहे हैं। सेम चीज़ें हम लोग हॉस्पिटल में भी अप्लाई कर रहे हैं मरीजों के साथ। हम लोग 3-4 चीज़ों पर फोकस कर रहे हैं। एक, प्रोटीन डाइट बेटर बना रहे हैं, विटामिन वाले फल जैसे साइट्रस फ्रूट्स वगैरह इसका बढ़ा रहे हैं, और जो इंडियन मसाले हैं उसका इस्तेमाल करके सब्जियों को बनाने में उसको बता रहे हैं। स्टीम इनहेलेशन बता रहे हैं। स्टीम इनहेलेशन एक ऐसा चीज़ है कि आप सिंपल बैठे रहिए, कितनी भी सांस की बीमारी हो, सर्दी जुकाम से लेकर छींक से लेकर के कोई दमा वगैरह भी हो, आप बढ़िया से स्टीम इनहेलेशन करिए अगर 2-3 बार, तो आधा बीमारी तो ऐसे ही ठीक हो जाती है सांस की। मेरा यही अनुरोध है जनता से कि केवल अपने स्वास्थ्य को ठीक रखें और 85% से ऊपर ऑक्सीजन तो घबराएं नहीं। वो अपने उस ऑक्सीजन को अपने नेचुरल तरीके से डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, यौगिक प्रैक्टिस, स्टीम इनहेलेशन, गुड न्यूट्रिशन, लाइफ स्टाइल ठीक करना और लिक्विड डाइट को बढ़ाना, जिसमें सूप, हल्दी दूध, नींबू पानी और न्यूट्रिशियस जो भी साइट्रस फ्रूट्स हैं वो लें बराबर। डॉक्टर साहब, पॉपुलर हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों के लिए L3 कैटेगरी का दर्जा प्राप्त है। हम जानना चाहेंगे कि आइसोलेशन, ICU और वेंटिलेटर की आवश्यकता होने पर प्रतिदिन क्या रेट निर्धारित है? देखिए, जहाँ तक पॉपुलर हॉस्पिटल का सवाल है, हालांकि सरकार की तरफ से आदेश हो चुका है कि ये कोविड हॉस्पिटल घोषित किया जाएगा, लेकिन अभी हमारे पास कोई लेटर नहीं आया है। वर्तमान में हम लोग बचाव में ही अपना कोविड हॉस्पिटल संचालित कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर 90% पेशेंट जो भी आ रहे हैं और RT-PCR जो करने के बाद लगभग सारे पॉजिटिव आ रहे हैं, उनका इलाज हम लोग कर रहे हैं। जो सरकार के तरफ से निर्धारित दर है वही रेट हम लोग ले रहे हैं। साथ में सपोर्ट सर्विसेज का जो अलग से प्राइसिंग होता है वो हम लोग लेते हैं, और जांच की और दवा के खर्चे अलग से लिए जाते हैं। अभी तक आपके यहाँ से कितने मरीज ठीक होकर गए हैं जो पूरी तरह से आपके इलाज से संतुष्ट हैं? उनमें से 5 मरीजों के नाम बताइए जिनसे मैं बात कर सकूं। प्रतिमा, मरीज की जब लिस्ट मांगोगी तो ऐसे कंडीशन में मेरे पास यहाँ से करीब प्रतिदिन 35 से 40 पेशेंट तो IPD से डिस्चार्ज हो रहे हैं, और OPD में जो संख्या मैं अभी नहीं बता सकता, लेकिन 40-45 पेशेंट OPD से भी लगभग होके जाते हैं। इस संख्या को बताना बहुत मुश्किल काम है। काफ़ी तादाद में हमें लगता है बनारस में सबसे ज़्यादा हम एडमिशन और डिस्चार्ज कर रहे हैं, और बहुत त्वरित और बहुत उत्तम दर्जे की चिकित्सा दे रहे हैं। आप डायरेक्ट पेशेंट के पार्टी से पूछ सकते हैं। अगर आप कल आएँ तो मरीजों को मैं लिस्ट दूंगा, साथ में बैठिए, उनसे बातें करिए, हम लोग भी बात करेंगे, तब आपको सही फैक्ट पता चलेगा। यदि कोई नॉर्मल व्यक्ति जिसे सर्दी जुकाम हो तो उसे बिना जांच के कैसे पता करे कि वो पॉजिटिव है? देखिए, ये तो बड़ा कठिन प्रश्न है कि बिना जांच के हम पता कर लें, लेकिन हम अभी सबसे ज़्यादा जो फोकस कर रहे हैं वो आदमी के विल पावर, लाइफस्टाइल, डाइट पैटर्न और एक्सरसाइज पर। ये 4 चीज़ ऐसी है कि आदमी के मनोबल को और शरीर के अंदर की जो रोग निरोधक क्षमता है इसको बढ़ाती है। ऐसे देखें तो कोई भी आदमी का स्वास्थ्य 4 फैक्टर्स पर निर्भर करता है। WHO भी यही डिफाइन करता है, क्योंकि हेल्थ का डेफिनेशन जब भी आप देखेंगे तो मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, सारे फैक्टर्स आपके जब मजबूत रहेंगे तभी आप स्वस्थ माने जाएंगे और अपने किसी भी तरह की विषम परिस्थिति में सामना कर पाएंगे। मैं पब्लिक से हमेशा ये इस समय अपील करूंगा कि अपना सुबह उठना, समय से उठ करके एक्सरसाइज करना, फ्रेश होने के बाद आधा घंटा आप योगा अगर नियमित रूप से करते हैं, विशेष रूप से रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्सरसाइजेज में सांस का जो व्यायाम है, भ्रामरी, भस्त्रिका, कपालभाति, जो प्राणायाम के तमाम तरीके हैं, प्लस जनरल एक्सरसाइजेज, उसको आप फोकस करिए। नींबू पानी आप सुबह में उठते ही पीजिए, काढ़ा लीजिए, अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए। उसके बाद फ्रूट्स का सेवन जरूर करिए, समय से नाश्ता करिए, साइट्रस फ्रूट्स की मात्रा ज़्यादा रखिए, और डाइट में प्रोटीन डाइट ज़्यादा लीजिए, फैट कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम रखिए, और रेगुलर बेसिस पर कुछ न कुछ खाते रहिए। और आपकी बाय द वे अगर कोई कोमॉर्बिड कंडीशन है, जैसे कैंसर है, डायबिटीज है, गुर्दे की बीमारी है, तो आप ये इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेगा। डिजीज रेट ज़्यादा है ऐसे कंडीशन में जहाँ लोग कोमॉर्बिड ये सिचुएशन में है। तो मैं पब्लिक से हमेशा ही अपील करूँगा कि आप घबराइए नहीं, अपनी बीमारियों का रेगुलर चेकअप इलाज कराते रहिए। आजकल वीडियो कंसल्टेशन की फैसिलिटीज़ बहुत सारे डॉक्टर्स दे रहे हैं, हम लोग भी दे रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं दे रहे हैं क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो वीडियो कंसल्टेशन कराइए, अपने आप को
जो सुरक्षा के लिए सामाजिक तौर पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं उसका भी पालन करिए। निश्चित रूप से आप स्वस्थ रहेंगे और इन बीमारियों की चपेट से बाहर हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अगर कोविड संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, उस समय उसका ऑक्सीजन लेवल क्या होना चाहिए और किस परिस्थिति में उसे हॉस्पिटल जाना चाहिए? और 90% ऊपर है और आपको कोई सांस नहीं फूल रहा है, कमजोरी नहीं हो रही है, मुंह का स्वाद खराब नहीं हो रहा है, तो आप निश्चिंत होकर उस कंडीशन में रह सकते हैं। लेकिन अलर्ट रहना पड़ेगा। जहाँ सैचुरेशन गिरा मतलब आपका लंग अफेक्टेड हो रहा है, कहीं न कहीं से फेफड़े का कार्य प्रणाली प्रभावित हो रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप डॉक्टर से जाइए, CT स्कैन और अन्य जो जरूरी जाँचें करा के अपना इलाज जरूर कराइए। कोविड के मरीजों के लिए आपके हॉस्पिटल के द्वारा क्या कोई हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है जिससे किसी कोरोना संक्रमित मरीज को तत्काल सहायता मिल सके? बिल्कुल, सबसे टॉप प्रायोरिटी पर तो मैंने अपना ही नंबर दे रखा है ताकि मरीज को किसी भी तरह का इनकन्वीनियंस ना हो। मैं अपने को टॉप प्रायोरिटी पर, सेकंड प्रायोरिटी पर मैंने अपने चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट का नंबर दिया है और बाकी जो काउंसिलर्स हैं हमारे कॉल सेंटर है उसके नंबर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण नंबर जो है उसमें मैं अपना ही नंबर बताना चाहूँगा 9336916965। डॉक्टर साहब, सूचना देने पर क्या मरीज को खुद से आना होता है या आपके हॉस्पिटल में उसे लाने की कोई व्यवस्था की गई है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि हमारे पास करीब 8 या 9 एम्बुलेंस हैं, करीब 2 ICU एम्बुलेंस और ऑक्सीजन लोडेड करीब 6 और हमारे पास एम्बुलेंस है। तो कुछ कंडीशन में तो हम लोग पेशेंट को पिकअप कर लेते हैं, लेकिन हमारा एक रेस्ट्रिक्शन हो जाता है कि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी। अभी DM साहब से और CMO साहब से हमने अनुरोध किया था और संभवतः आज हमारे पास 20-25 सिलेंडर दे दिए जाएंगे। ऐसे कंडीशन में हमें पिकअप करना आसान हो जाएगा। अभी कुछ मरीजों को हम लोग पिकअप कर पाते हैं, ज़्यादातर लोगों को हम ड्रॉप फैसिलिटी दे रहे हैं और किसी भी तरह का बिजनेस एक्टिविटी एम्बुलेंस से दूर दूर मरीज पहुंचाने वाला नहीं किया जा रहा है। तो हम पेशेंट को पिकअप करते हैं, लोकल पेशेंट जो कम कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ऑक्सीजन का अभाव है। डॉक्टर साहब, अगर किसी व्यक्ति को होम क्वारंटाइन किया गया है तो उस मरीज और उसके परिवार को किन किन बातों का ध्यान रखना होता है? होम क्वारंटाइन में 4 चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी आप देखिए कि आपका जीभ का स्वाद हमेशा अच्छा रहना चाहिए, सांस आपका नहीं फूलना चाहिए, मॉनिटर आप ऑक्सीजन अपना बॉडी का मेजर करने के लिए सेंसर रखिए। ये 3 चीज़ें तो बराबर खुद मॉनिटर करते रहिए। 90 से वो नीचे या 90 का सिर्फ 91-92 तक भी आता है तो अलर्ट हो जाइए। और खाने पर भोजन, व्यायाम और लाइफ स्टाइल आप अपना अच्छा रखिए, हाइड्रेटेड रखिए अपने आप को और पेट कभी खाली ना रहे। उसके लिए रेगुलर बेसिस पर लो फैट, लो कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट लीजिए। ये रहे डॉक्टर AK कौशिक, जिनका हॉस्पिटल कोरोना से जंग के लिए पूरी तरीके से तैयार है। क्लाउन टाइम्स की खबरों को आगे देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को Facebook पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।